सासू माँ की नई सहेली। प्रिया किचन में चाय बना रही होती है और सुमन ड्राइंग रूम में बैठकर मजे से टीवी देख रही होती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया, जरा देखना तो कौन आया है। देखती हूँ मम्मी जी। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने पड़ोस वाली विमला आंटी खड़ी होती है। नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, पर तेरी सास को क्या हुआ है? आजकल कहीं दिखती ही नहीं है। जब देखो तब टीवी के आगे जमी रहती है। अंदर तो आइए आंटी। अरे ओ दीपक की अम्मा, कहाँ हो? अरे बिमला, आओ आओ, क्या बात है, बड़े दिन बाद याद आई तुम्हें मेरी। मैं तो हमेशा ही तुम्हें याद करती हूँ, पर तुम ही गायब रहती हो और आजकल तो बाहर भी नहीं आती जाती। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? अरे तबीयत को क्या होना है, इस उम्र में तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि क्या चल रहा है गली मोहल्ले में। तुम गली मोहल्ले की छोड़ो, चल तो तुम्हारे पड़ोस में रहा है। तुम्हारी नई सहेली आई है। मेरी कौन सी नई सहेली? मैं तो यहाँ बस तुमसे बातचीत कर लेती हूँ या फिर बाजू वाली शर्मा की बहू से दो चार बातें कर लेती हूँ। इसीलिए तो कहा कि तेरी नई सहेली आई है। अब कोई पड़ोस में आया है तो बात तो होनी ही है। कम से कम इसी बहाने हमारा भी एक ग्रुप बन जाएगा। फिर सब मिलकर अपनी बहुओं की शिकायतें किया करेंगे। दोनों हंसने लगते हैं। तभी प्रिया चाय लेकर आती है और सामने टेबल पर रख देती है। दोनों चाय पीती हैं और बातें करते हैं। चलो मैं चलती हूँ, अब कल मिलते हैं। राम राम। अगले दिन प्रिया किचन में कुछ काम कर रही होती है और सुमन आराम से सोफे पर बैठकर मटर छिल रही होती है। तभी डोरबेल बजती है। प्रिया दरवाजा खोलती है तो सामने उनकी नई पड़ोसन खड़ी होती है। जी, आप कौन? मैंने पहचाना नहीं। नमस्ते बेटा, मैं शारदा, आपके बगल वाले घर में अभी 2-4 दिन पहले ही शिफ्ट हुए हैं। ओह अच्छा। नमस्ते आंटी, अंदर आइए ना आप। देखिए तो मम्मी जी, आज कौन आया है। इतना कहकर प्रिया किचन में चाय बनाने चली जाती है। नई पड़ोसन को घर पे देखकर सुमन थोड़ा हैरान हो जाती है। नमस्ते बहन जी, मैं शारदा, आपकी नई पड़ोसन। अच्छा, आप हैं हमारी नई पड़ोसन। आइए आइए, और बताइए कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल घर पर छोटी सी पूजा रखवाई थी, बस उसी का प्रसाद देने चली आई। सोचा इसी बहाने नए पड़ोसियों से भी मुलाकात हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। सुमन प्रिया को आवाज लगाती है। अरे ओ बहू, जरा चाय पानी का तो आके पूछ लो। ये आजकल की बहुएं भी ना, जब तक बोलो नहीं तब तक कुछ नहीं करेंगी। आई मम्मी जी। प्रिया चाय लेकर आती है। दोनों बैठकर चाय पीती हैं और खूब सारी बातें करती हैं। अच्छा बहन जी, अब मैं चलती हूँ, फिर मिलते हैं। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। शारदा के जाने के बाद प्रिया किचन से बाहर आती है। क्या बात है मम्मी जी, आप दोनों को देखकर तो लगा ही नहीं कि पहली बार मिल रही हो। आप दोनों तो बिल्कुल बिछड़ी हुई सहेलियों की तरह बातें कर रही थी। अरे जब दो औरतें मिल जाती है ना, तो बातें अपने आप ही निकल आती है। अब तू अपने काम पर ध्यान दे, बातों पे नहीं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब सुमन और शारदा अच्छी सहेलियां बन गई होती हैं। दोनों एक साथ मंदिर जाती, मार्केट जाती और कभी कभी तो विमला भी इनके साथ मिलकर खूब हंसी ठिठोली करती। एक शाम तीनों बैठकर सुमन के घर पर चाय पी रही होती हैं कि तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सुमन जोर से प्रिया को आवाज लगाती है। प्रिया, ओ प्रिया, देख कितनी तेज बारिश हो रही है। जाके छत से सारे कपड़े ले आ, नहीं तो सब भीग जाएंगे। सुमन 2 बार आवाज लगाती है लेकिन प्रिया का कोई जवाब नहीं आता। शायद प्रिया कुछ काम कर रही है, इसीलिए कुछ जवाब नहीं दे रही। अरे काहे का काम, आराम फरमा रही होगी महारानी। तभी प्रिया बीमार हालत में अपने कमरे से बाहर निकलती है। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है ना, इसलिए आग लग गई। अरे सारे कपड़े भीग गए और तुझे सोने से फुर्सत नहीं है। सबके सामने सुमन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया उदास हो जाती है और छत से कपड़े उतारने चली जाती है। सुमन, ये क्या बात हुई?
प्रिया ने बताया ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए उसकी आंख लग गई। तुम भी ना खामखा उसे सबके सामने सुना दिया। अरे आप नहीं जानती शारदा जी, कुछ बहुएं ना बहुत आलसी होती है, घर का एक काम नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं है सुमन, तुम्हारी बहू तो बहुत प्यारी है, तुम्हारी सारी बात भी तो मानती है। हाँ सुमन, तुम प्रिया के बारे में ऐसा क्यों सोचती हो? मेरी भी दो बहुएं हैं, लेकिन मैं उन्हें अपनी बेटियों की तरह रखती हूँ। आखिर वो भी तो किसी की बेटियां ही है ना। और अगर तुम ऐसा ही व्यवहार करोगी तो एक दिन प्रिया भी तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी। शारदा और विमला की बातें सुनकर सुमन की तो बोलती बंद हो जाती है। वहीं प्रिया भी बाहर से सारी बातें सुन रही होती है। अरे मैं कोई उसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, मैं भी उसकी माँ हूँ, लेकिन कभी कभी सास बनना पड़ता है, नहीं तो बहुएं हाथ से निकल जाती है। देखो सुमन, ये सब सोच का फर्क है। अगर तुम ये सोचोगी तो कभी प्रिया को अपनी बेटी नहीं बना पाओगी। इतना कहकर शारदा और विमला वहां से चली जाती हैं और सुमन अकेले बैठकर उनकी बातें सोचने लगती है। अगले दिन प्रिया और दीपक अपने कमरे में बैठकर बात कर रहे होते हैं और सुमन उनके कमरे के बाहर कुछ काम कर रही होती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। दीपक, तुम्हें पता है हमारे पड़ोस में जो शारदा आंटी है ना, बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें वो इतनी अच्छी लगने लग गई? कुछ खास नहीं, बस कल जब मम्मी जी मुझे सबके सामने सुना रही थी तो शारदा आंटी ने मेरा साथ दिया। मैं तो सच में हैरान ही रह गई थी जब उन्होंने मम्मी जी को मुझसे ऐसा बर्ताव करने के लिए मना किया। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, शारदा आंटी तो मम्मी जी को समझा ही रही थी कि बहू को भी बेटी की तरह ही रखना चाहिए, लेकिन मम्मी जी तो मम्मी जी है ना, उन्हें तो मुझ में हमेशा कमी ही दिखती है। काश मुझे भी शारदा आंटी जैसी सास मिली होती जो मुझे भी अपनी बेटी जैसी समझती। सुमन ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वहां से चली जाती है। प्रिया की बातें सुमन के कानों में बार बार गूंज रही थी। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने प्रिया के साथ बहुत गलत किया है। अगले दिन सुमन शारदा और विमला को बुलाती है। क्या बात है सुमन, आज तूने ऐसे अचानक क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, तुम दोनों बैठो तो सही। तब तक दीपक और उसके पापा भी आ जाते हैं। प्रिया, तुम भी आ जाओ। क्या हुआ मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ प्रिया बेटा, मैं आज सबके सामने तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन तुमने कभी भी मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्रिया अपनी सास की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्लीज मम्मी जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं भी आपकी बेटी ही हूँ। वैसे एक थैंक यू तो मेरी नई सहेली को भी बनता है, जिसकी वजह से मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। शारदा बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे क्या सुमन, तुम भी ना। तो फिर इसी बात पर चाय और पकोड़े हो जाए? हाँ, क्यों नहीं। सासू माँ बदल गई। कहानी उस घर की है जहाँ बहू और बेटी को एक माना जाता था, लेकिन फिर। अरे शिखा बेटा, तू रसोई में क्यों घुसी रहती है? जा, रोटी मैं बना लूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, बस सारा खाना बन ही गया है। श्वेता को बोल देती हूँ, वो खाना लगा देगी सबका। सॉरी भाभी, मेरे पास वक्त नहीं है। माँ, मुझे पैसे देना, पार्लर जाना है। हाँ, चली जाना, भाभी को भी ले जाना। वो भी जाने को बोल रही थी पार्लर, पर पहले ना मदद कर दे उसके खाना लगाने में। देख माँ, वो बहू है, उसे बहू रहने देना, इतना सर पर मत चढ़ा भाभी को। श्वेता, ज्यादा मत बोला कर। बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है, जा जाकर काम कर। ननद को माँ का भाभी से इस तरह प्यार करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बार बार किसी न किसी तरह माँ को भाभी के खिलाफ भड़काती रहती, लेकिन कोई फायदा ना होता। एक रोज, अरे बेटे किशन, जा बहू को कहीं घुमा कर ला, सारा दिन घर में काम करती रहती है। हाँ माँ, हम लोग जा रहे हैं ना गोवा। अच्छा जी, भाभी ने तो हमें बताया भी नहीं। वैसे तो सारी पंचायत करती है, ये गोवा वाली बात क्यों छुपा गई हमसे? अरे क्योंकि उसे खुद नहीं पता था बहन। मुझे टिकट सस्ती मिल रही थी तो मैंने बुक कर दिया।
हाँ शिखा, पैकिंग कर ले, संडे हम जा रहे हैं गोवा। दोपहर में शिखा पैकिंग कर रही थी कि सास आ जाती है। ये क्या बहू, साड़ियाँ? अरे गोवा जा रही है घूमने या फिर शादी में मायके हैं? माँ जी, ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या रखूं कपड़े में। अरे तेरी और श्वेता की साइज तो एक ही है, उसके कुछ मॉडर्न कपड़े ले ले, आकर लौटा देना। हाँ माँ जी, ये ठीक रहेगा। शिखा श्वेता के पास जाती है और उससे कपड़े मांगती है। ना जी ना, मैं अपने कपड़े ना दूं, वैसे भी फैल जाएंगे मेरे कपड़े, बहुत महंगे वाले हैं। शिखा मुंह लटकाकर कमरे में आ जाती है तो सास कहती है, चल तैयार हो जा, तुझे मैं शॉपिंग करा कर लाती हूँ गोवा की। बस फिर क्या था, सास बहू निकल जाते हैं मार्केट और एक से बढ़कर एक ड्रेस खरीद कर घर आते हैं। पहले बता देती कि नए कपड़े दिलाने वाली है भाभी को, तो मैं अपने ही दे देती ना भाभी को, मुझे दिला देती नए कपड़े। देख श्वेता, परिवार का मतलब सबके साथ रहना होता है, ना कि सिर्फ अपना सोचना। वैसे भी तुझे अच्छे संस्कार सीखने चाहिए। और रही बात कपड़ों की, तो शिखा, आज से घर पर भी तू मॉडर्न कपड़े ही पहनेगी, कोई जरूरत नहीं है ये साड़ी वाड़ी लपेटने की। अब क्या था, घर पर श्वेता और शिखा एक जैसे रहते। एक बार पड़ोसन आती है। अरे बेटा, अपनी माँ को तो बुलाना जरा, बात करनी है। शिखा सास को बताती है और रसोई में चली जाती है। ये आपकी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, इसके लिए एक रिश्ता है, कहो तो बता दूं। ये बेटी नहीं बहू है, घर में सब एक जैसा ही रहता है। वैसे मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है, कोई रिश्ता हो तो जरूर बताना। पड़ोसन रिश्ता लेकर उन लोगों के घर आती है। तब श्वेता की होने वाली सास कहती है, तो ये घर है, कितने मंजिल का है? और ये बहू ने आपकी क्या पहन रखा है, जीन्स टॉप? अरे भाई, साड़ी वाड़ी नहीं है क्या इसके पास? देखिए, सर्दी है तो साड़ी में बहू कैसे मैनेज करती, वैसे पहनती है साड़ी भी। देखिए, हम लोग ठहरे पैसे वाले लोग, कोई कमी नहीं है हम लोगों के पास पैसों की, बहुत पैसे हैं, जमीन, नौकर चाकर, कार, सब कुछ है, लेकिन घर में संस्कारी बहू चाहिए, समझ रही हैं ना आप? सास कुछ कहती कि श्वेता बोल पड़ती है, हाय रे, नौकर चाकर से लेकर जमीन, कार, पैसा, हाँ, मुझे रिश्ता मंजूर है मुझे। अरे रुक जा श्वेता, मैं बात कर रही हूँ ना। देखिए, हम लोगों के घर इतनी आजादी नहीं मिलेगी। अरे हाँ कर देना माँ, हाँ कर दे जल्दी से। सास क्या करती, बेटी की शादी ऐसे घर में कर देती है जहाँ ना उनके विचार मिलते हैं और ना ही आचार। शादी के बाद एक रोज फोन पर, श्वेता बेटा, एक बार घर आ जा, बहुत दिल करता है तुझे देखने का। माँ, वो घर पर बहुत काम होता है, कैसे आऊँ? बड़ा घर है, लेकिन आने जाने वालों की लाइन ही लगी रहती है। बेटा, मैं तो जानती थी उस घर का हाल, लेकिन तू ही नहीं मान रही थी। माँ देख, हर घर का यही हाल है। तेरी बेटी को यहाँ घूंघट हटाने की परमिशन नहीं है और एक तरफ भाभी स्कर्ट पहनकर घूम रही है। बेटा, मुझे क्या पता था कि मेरी बेटी को ससुराल के नाम पर पिंजरा मिल जाएगा। अच्छा माँ, फोन रखती हूँ, सास को गर्मा गर्म रोटी खिलानी है। तुम लोगों की तरह नहीं कि एक रोटी बनाओ, एक सब्जी बनाओ, फिर सारा दिन फ्री होकर घूमो। सास फोन तो रख देती है, लेकिन सोच में पड़ जाती है कि एक तरफ बेटी जिसे कोई आजादी नहीं, वहीं दूसरी तरफ बहू जिसे देखकर लगता ही नहीं कि उसकी शादी भी हुई है। अगले रोज, शिखा, अरे ओ शिखा। हाँ माँ, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? मैं जिम जा रही थी। जिम के कपड़ों में बहू को देखकर सास को घूंघट में अपनी बेटी का ख्याल आता है। देख बहू, घर में बहू की तरह रहा कर, इतने टाइट कपड़े पहनकर जिम जाना पसंद नहीं मुझे। जा जाकर रोटी बना। रोटी? माँ, अभी तो शाम की 6 बजे हैं, इस वक्त रोटी? अब क्या मेरे खाने पीने पर भी पहरा है? अरे जब मर्जी तब मैं अपने घर में खा भी नहीं सकती क्या? बहू को अजीब लगता है। वो समझ नहीं पाती कि जो सास कल तक इतनी सपोर्टिव थी, उन्हें अचानक से क्या हो गया। वो किचन में जाती है, गरम रोटी के साथ 2 तरह की सब्जी, रायता, सलाद सब लेकर सास के पास आती है। माँ जी,
खाना। इतना सारा खाना? राक्षस समझा है क्या मुझे? रोटी मांगी थी मैंने गर्मा गर्म बस। पर माँ जी रोटी खाती किससे आप? सब्जी तो बनानी थी ना। अरे भूख मर गई मेरी तेरी बहस से। जा जाकर काम कर, अंदर पूरी रसोई साफ कर। बहू अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में श्वेता घर आती है। अरे शिखा जल्दी से चाय ला, पकवान बना, मेरी बेटी आई है। अरे नहीं नहीं माँ, ड्राइवर बाहर खड़ा है। मैं तो घर का कोई सामान खरीदने के बहाने यहाँ आ गई हूँ, मुझे जाना होगा। अरे बेटा, पर कितने दिनों बाद देख रही हूँ तुझे, रहने आ जाना 2-4 दिन के लिए। आ जाऊंगी माँ, जब मेरी सास मरेगी तब। मैं तो रोज मन्नत मानती हूँ कि मेरी सास मर जाए तो अच्छा है। अच्छा चल, जा रही हूँ माँ। हे भगवान, कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं मेरी बेटी को। सास अंदर जाती है जहाँ श्वेता की जिम वाली सहेली का फोन आया होता है। क्या बात है, आज जिम नहीं आई? अरे पता नहीं यार, आज माँ को क्या हो गया अचानक। पर खैर कोई नहीं, लगता नहीं कि मैं अब जिम आ पाऊंगी। शिखा स्पीकर पर बात कर रही थी जिसे सास सुन रही थी। यार ये सास ना होती ही ऐसी है। मैं तो कहती हूँ बुढ़िया जल्दी मरे और तू आराम से जिए। शिखा को सहेली की बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ के मरने की कौन सा बच्चा दुआ मांगता है मोहिनी? आगे से ऐसी बात मेरे सामने मत करना। हमारे घर की शोभा ही माँ है। क्या हुआ जो थोड़ी सख्ती दिखा रही है? उसमें भी कोई ना कोई उनकी भलाई ही होगी। मैं तो कहती हूँ भगवान मेरे जैसी सास सबको दे, जो सिर्फ माँ की तरह है। सास वाली तो कोई बात ही नहीं है उनमें। सास ये बात सुन रही थी। उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं कि क्यों वो बेटी की किस्मत में बहू को भी भागीदार बना रही थी। शिखा, अरे ओ शिखा, क्या हो गया? जिम नहीं जाना क्या? सास के मेहमान। सिमर की सास की सारी जिंदगी किराए के मकान में ही बीती, लेकिन जब बेटा कमाने लायक हुआ तो उसने अपना बड़ा मकान बनाया। क्या है माँ, इतनी लंबी लिस्ट मेहमानों की? गृह प्रवेश है सिर्फ, शादी में तो तुमने इन लोगों को बुलाया ही था ना। अरे बेटा, तुम्हारे पिता और मैंने तो सारा जीवन घर नहीं बनाया, ये सोचकर कि पैसा घर में लगा देंगे तो तुझे कहाँ से पढ़ाएंगे। अब बेटा, घर जैसी खुशी में मैं उन लोगों को कैसे भूल जाऊं जिन लोगों के साथ मैंने पूरा जीवन काटा। तभी वहाँ बहू आ जाती है। क्या माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? बुआ जी, चाची जी, उनकी बेटियाँ, ससुराल वाले सभी तो आ रहे हैं। मैंने उनकी लिस्ट सुमन से पूछकर तैयार कर ली है। हाँ बेटा, ये लोग तो रिश्तेदार हैं, इन लोगों को तो बुलाना ही है। लेकिन जिन लोगों के साथ मैं किराए के मकानों में रही, वो मकान मालिक, वो पड़ोसी, उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। माँ, लेकिन वो नीलम आंटी को तो मत बुलाना, बड़ा ही लो स्टैंडर्ड साउंड करती है वो। हाँ माँ, और वो किरण को भी। उनका पति और बेटा खाते कितना है। और नहीं तो क्या, शादी में भी 2000 रुपए वाली प्लेट में दनादन खा रहे थे। माँ कुछ नहीं बोलती, कमरे में चली जाती है। तुम्हारी माँ की तो चोचले ही अलग है, न जाने लोगों को क्या बताना चाहती हैं। अरे आस पड़ोस को तो ऐसे पूछ रही है जैसे कि रिश्तेदार। हाँ जानता हूँ माँ को, वो किसी से जुड़ती है तो दिल से जुड़ती है। वैसे बात करता हूँ उनसे। सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। सास को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। लग रहा है कि गुस्सा होकर सो गई। कपड़े भी अपने बाहर फेंक कर गई हैं। बहू है ना, नौकरानी जैसी, कर लेगी काम। बड़बड़ करती बहू सास के कमरे में जाती है और कपड़ों को उनकी अलमारी में रखती है कि तभी उसके हाथ में एक एल्बम और कुछ खत लगते हैं। अरे ये क्या है? बहू एल्बम देखती है जहाँ नीलम आंटी और सास के साथ छोटा सा उसका सुमन खड़ा होता है। इनके बचपन की फोटो। वो सारी फोटो देखकर जब खत को खोलती है तो वो किरण का होता है। बहू खत पढ़ने लगती है। खत में लिखा होता है, तू पैसे की चिंता ना कर, सुमन की पढ़ाई में कोई कमी ना हो, हम पड़ोसी नहीं बहने हैं। तभी सास जग जाती है। अरे बहू, क्या हुआ? कुछ चाहिए था क्या? बहू बात घुमा देती है। माँ जी, वो इनकी फोटो देख रही थी नीलम आंटी के साथ। कितनी सुंदर लग रही है ना आंटी। हाँ, दिखा तो जरा फोटो। बहू सास को फोटो देती है। सास फोटो देखकर कहती है, याद आता है,
तेरे ससुर जी तो थे नहीं, काम के लिए 10 दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे। जब बेटा होने वाला था तब नीलम आंटी और अरुण अंकल ही थे। आंटी बेचारी रात भर मेरे साथ बैठी रही तो अंकल भाग भाग कर दवाई का इंतजाम कर रहे थे। बेटे के होने के बाद भी जब तक मैं घर नहीं आई मेरे पास ही रहे। रिश्तेदार तो आए थे मुंडन में 10 दिनों के बाद। बहू सुनकर खुश होती है, तभी नजर खत पर पड़ती है। माँ, ये किरण आंटी को आपने पैसे वापस कर दिए? हाँ, वो भी समझ कैसे कैसे किए मैं ही जानती हूँ। सुमन के पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। रिश्तेदारों ने तो साफ बोल दिया था कि किसी होटल में काम पर लगा दो। कई लोग बर्तन धोने के साथ पढ़ाई करते हैं, लेकिन किरण आंटी, उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए बचाए हुए पैसों को सुमन की पढ़ाई के लिए दे दिए। यानी कि आज ये जो कुछ भी है वो किरण आंटी के कारण ही ना? हाँ बहू, ऐसे ऐसे पड़ोसी हुआ करते थे जो किसी रिश्ते के नाम से नहीं बल्कि अपनेपन से भरे थे। फिर सास का बोलने का रुख तीखा हो जाता है। और फिर भी देख, सुमन इन लोगों को भी नहीं बुलाने दे रहा है। माँ, मैं बात करती हूँ, ये लोग सिर्फ आएंगे ही नहीं, हम लोगों के साथ रुकेंगे भी घर में, रिश्तेदारों की तरह। सास बहू बेटे से पूछकर एक एक घर जाकर पड़ोसियों को एक दिन रहने का न्योता दे आते हैं। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब घर में गृह प्रवेश होता है। अरे हम लोगों का कमरा कहाँ है? बड़ा कमरा देना हम लोगों को, खुला खुला। सुमन परेशान हो जाता है कि वो क्या करे, कहाँ किसका सामान रखे, कि वहीं किरण पड़ोसन आ जाती है। अरे सुमन, परेशान ना हो बेटा, हमारे कमरे में रख दो उन लोगों का सामान। हम तो तेरी माँ के साथ ड्राइंग रूम में एडजस्ट हो जाएंगे। और हमारा कमरा कहाँ है? सुमन, जरा सामान कमरे में तो रखवा दो। अरे ये क्या, मेरे कमरे में तो सफाई ही नहीं है। अरे बता देती सुमन, हम कहीं और रह लेते। तभी वहाँ नीलम झाड़ू लेकर आ जाती है। अरे बबली दीदी कैसी बात कर रही है? चलिए मैं साफ किए देती हूँ कमरा। वहीं मामी जी भी आ जाती हैं। अरे सुमन दीदी, सबसे छोटा कमरा हम लोगों को ही देना था क्या? मायके की कोई परवाह नहीं है। वो मामी जी, किरण आंटी और नीलम आंटी की फैमिली एक ही कमरे में है ना, तो इसलिए आप और मामा 2 ही तो लोग हैं। तो मामी तो बहू के मुंह से ये बात सुनकर गुस्से से लाल पीली हो जाती है। अरे वाह जी वाह, बहू की जुबान तो देखो कितना बोल रही है। इतना बोलने वाली बहुएं भी होती है क्या? अरे रहने दो, जब मेरी बहन ने ही मेरे बारे में नहीं सोचा तो किसी और से क्या उम्मीद करें। दोनों सामान पैक करके घर से निकल ही रहे होते हैं कि नीलम आ जाती है। अरे राकेश भैया, मैं भी सुमन की तरह ही तो हूँ। आप तो हम लोगों को इतने साल से जानते हैं। हाँ, तुम लोग तो मेरी बहन से चिपकी रही गोंद की तरह। खैर कोई बात नहीं, रहो बड़े कमरे में। तभी अरुण वहाँ आ जाता है, जो नीलम का पति है। अरे भाई साहब, थोड़ा तो वक्त दीजिए, हम सारे छोटे कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं। सारे पड़ोसी छोटे कमरे में चले जाते हैं और मामा मामी बड़े कमरे में। बहू चाची के कमरे से बाहर निकल रही होती है कि देखो कैसे बड़ा मकान बनाकर इतरा रही है। अरे जब हम लोगों ने कहा था कि घर बनवा लो, तब तो लड़के को पढ़ाने की पड़ी थी। इतना पैसा रखी थी, महंगे कॉलेज में पढ़ाया, तब बात मानी होती तो सस्ते में मकान बन जाता। बहू आगे जाती है जहाँ दोनों पड़ोसन भी आपस में बात कर रही थी। मानना पड़ेगा सुमन को, बहुत ही समझदारी के साथ चली, बच्चों की जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखा, रिश्तेदारों के साथ भी पूरा निभाया। नहीं तो आजकल के रिश्तेदार। अरे सुमन के लिए तो हम हमेशा ही खड़े हैं। बहू तभी मामी के पास जाती है जहाँ वो मामा से कह रही होती है, बस अब आ गए इसके घर। अब तो ये रो रो कर भी बुलाएगी तो मैं ना आऊं। कैसे कमरे में रखा हम लोगों को। सुमन भी ना किसी काम की नहीं है। बहू सभी को देख समझ रही थी, रिश्तेदारों के नखरों के बीच पड़ोसियों का प्यार। वो देखकर समझ जाती है कि सास के असली मेहमान कौन है।